हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को, उनके यूजेस एज अ ट्रेसर इन द मेडिकल ट्रीटमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन डेटिंग। तो बच्चों, सबसे पहले आपको यह बता दूं कि जो कार्बन डेटिंग का है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा यूजेस जो ट्रेसर्स के आ जाते हैं एज अ ट्रेसर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के यूजेस, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। और आपको ये बता दें कि ये जो हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है और इसके अंदर से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, एक्सप्लेन करता जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेडियो आइसोटोप का टॉपिक। तो बच्चों, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शेयर की गई है वो स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियाई के बारे में बताई गई है। पहले आपको वो बताऊंगा, समझाऊंगा। आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल न्यूक्लियाई। तो बच्चों, ऐसा एटम या ऐसा न्यूक्लियाई जो नेचुरली रेडिएशंस को इमिट नहीं करता, जिसका एटॉमिक नंबर 82 से कम होता है, तो उसका एटम को आप क्या बोलते हैं, स्टेबल एटम, और उसके न्यूक्लियाई को क्या बोलते हैं हम, स्टेबल न्यूक्लियाई। इसीलिए मैंने लिखा न्यूक्लियाई व्हिच डू नॉट इमिट रेडिएशंस नेचुरली कॉल्ड स्टेबल न्यूक्लियाई। और वो तमाम एटम जिनका एटॉमिक नंबर 81 से लेकर 82 तक होता है, 1 से 82 तक, वो तमाम स्टेबल न्यूक्लियाई कहलाते हैं। उनके अंदर से किसी किस्म की नेचुरली कोई रेडिएशन एमिट नहीं होती। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे अनस्टेबल न्यूक्लियाई की। तो बच्चों, अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या होता है? एटम्स whose atomic number is greater than 82 emit radiations naturally have the unstable nuclei। ऐसा एटम जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है वो नेचुरली रेडिएशंस को एमिट करते हैं, जिसे हम अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस कहते हैं। तो बच्चों, ये रेडिएशन फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लर कर देती हैं। अब ये नेचुरली उसमें से निकल रही है। स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज बेसिकली द नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ओके, तो बच्चों, अनस्टेबल न्यूक्लियाई को हमने देख लिया। वो एटम जो कि अपने अंदर से रेडिएशंस को खुद ब खुद निकालता है, स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है। ओके, अब एग्जांपल की बात करेंगे तो एक हमारे पास रेडियम है और एक सोडियम। रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 है, ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, यानी 82 से कम है, तो ये हमारे पास एक स्टेबल न्यूक्लियाई है। ओके बच्चों, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? अब क्वेश्चन क्या बन सकता है यहां से, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। बेटे, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि कोई भी जो एटम जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होता है वो नेचुरली रेडिएशंस को एमिट करता रहता है। अल्फा बीटा गामा की बात कर रहा हूं मैं। ओके, जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है? ऐसा एटम जो कि नेचुरली अनस्टेबल नहीं है, वो एक स्टेबल है, कोई किसी किस्म की रेडिएशन एमिट नहीं करता। हम उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की या न्यूट्रॉन की या प्रोटॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, तो बम्बार्डमेंट करने के बाद वो रेडिएशंस को एमिट करना स्टार्ट कर दे, यानी वो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, तो उसको हम कहते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। एग्जाम्पल 2 लेंगे बच्चों हमारे पास। पहली, ये सोडियम की, एक न्यूट्रॉन आके सोडियम को हिट करता है, तो ये हमारे पास एक नया आइसोटोप बन जाता है, सोडियम 1124। अब देखो बच्चों, आइसोटोप क्या है? हमने पढ़ा है कि आइसोटोप क्या है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। यहां पर देखें, ये 11 एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास 23 से 24 हो गया, तो ये सोडियम का एक आइसोटोप बन गया। इसको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं। इसी तरह अगर हम अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर देते हैं एल्यूमिनियम के ऊपर, तो वो फास्फोरस के आइसोटोप के अंदर चेंज हो जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, एटॉमिक मास जो है उसका 30 होता है। तो बच्चों, इस तरह से हम रेडियो आइसोटोप्स को डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अब हम यूजेस की बात करेंगे। यूजेस में सबसे पहले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या होता है उसको समझ लें, उसके बाद फिर हम ये आसान सा, ये जस्ट पॉइंट्स आपको बताने हैं, वो आपको मैं एंड पर बताता हूं कार्बन डेटिंग क्या होती है। बच्चों, रेडियो आइसोटोप्स को यूज करते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एज मालूम कर सकते हैं। कोई एक एनिमल है जो डेड हो चुका है, कोई प्लांट है जो डेड हो चुका है, वो कितना अरसा पहले मौजूद था। तो डायनासोर्स के बारे में आपने सुना होगा, इतने साल पुराने हैं, उनके जो बाकियात मिलती हैं उनसे पता लगाया जा सकता है कितना अरसा पहले ये जिंदा थे। तो इन सब चीजों को मालूम करने के लिए हमें जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है वो प्रोसेस कहलाता है कार्बन डेटिंग। मतलब एज मालूम करता है, डेट मालूम करता है कि ये ऑब्जेक्ट या ये जो जानवर है ये कब पाया जाता था दुनिया में अंदर। ओके, अब इसको पहले जरा कुछ डिटेल्स हैं आपको बता देता हूँ, फिर साथ साथ एक्सप्लेन भी करूंगा। बच्चों, सबसे पहले C14 क्या होता है? बच्चों, होता यूं है कि कार्बन के 3 आइसोटोप हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, C6 and 12, यानी कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ओके, इसमें जो कार्बन 14 है उसको हम यूज करते हैं कार्बन डेटिंग के लिए।
کہاں سے آتا ہے یہ پہلے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. ہمارے انوائرمنٹ کے اندر موجود ہوتی ہے نائٹروجن کافی زیادہ مقدار کے اندر, اور جو کاسمک ریڈیشنز آتی ہیں وہ کاسمک ریڈیشن آ کے اس نائٹروجن کے ایٹم کو ہٹ کرتی ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, ایک اس کا جو پروٹان ہوتا ہے وہ نیوٹران کے اندر چینج ہو جاتا ہے. تو اب کیا ہو گیا, ایٹامک نمبر اس کا 6 ہو گیا اور ایٹامک میس 14 ہی ہے. تو بچوں یہ کاربن کا ایک نیا ایسوٹوپ بن گیا, کیونکہ ایٹامک نمبر 6 کس کا ہے, کاربن کا. اس کا ایٹامک نمبر 7 سے 6 ہو گیا, اب یہ کاربن میں چینج ہو گیا, لیکن ایٹامک میس سیم رہا. تو بچوں یہ اب ہمارے پاس ایک ریڈیو ایکٹیو ایسوٹوپ بن گیا ہے. اب ہمارے جو پلانٹ ہیں وہ پلانٹ اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو ابزارب کر رہے ہوتے ہیں انوائرمنٹ سے. تو کاربن 14 کا آپ کو میں نے بتا دیا, کاربن 14 is present in our environment in the very small quantity. کچھ کوانٹٹی کے اندر ہماری انوائرمنٹ میں یہ پائی جاتی ہے. کیسے بنتی ہیں آپ کو میں نے لاجک بتا دی, نائٹروجن ہی چینج ہوتا ہے کاربن 14 کے اندر. کس طرح سے, گیما ریڈیشن کی وجہ سے. اوکے, تو پلانٹس یوز کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ بیکم ریڈیو ایکٹیو. پلانٹ کیا کرتے ہیں, جب انہوں نے کاربن ڈائی آکسائڈ کو استعمال کیا, اس کاربن ڈائی آکسائڈ میں جو کاربن تھا اس میں کچھ حصہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ یعنی C14 کا بھی شامل تھا. تو اب ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کو جب وہ اپنی باڈی میں انہیل کر لیں گے تو کیا ہو جائیں گے, وہ بھی ریڈیو ایکٹیو بن جائیں گے. پلانٹ یوز کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ بیکم ریڈیو ایکٹیو. When the plants die, C14 present in it start decaying. اب ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے, اس نے تو ڈیکے ہونا ہے. جب تک وہ زندہ ہے پلانٹ تب تک تو اس کی کنسنٹریشن سیم رہتی ہے, لیکن جیسے پلانٹ ڈیڈ ہو گیا, اب وہ باہر سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو مزید اپنی باڈی میں انہیل نہیں کر رہا, لے کے نہیں آ رہا, تو اب کیا ہوگا, اب یہ ہوگا جو موجود تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. تو when the plant die, C14 present in it start decaying. ڈیکے ہونا شروع ہو جاتی ہے. ڈیکے کس سے کس میں ہوتی ہے بچوں, یہ کاربن جو تھی یہ واپس ڈیکے ہو جاتی ہے نائٹروجن کے اندر. یہ جو C6 اور 14 تھا یہ واپس ڈیکے ہو کے نائٹروجن میں چینج ہو جاتی ہے. اوکے, ہاف لائف جو ہوتی ہے کاربن 14 کی 5730 سال ہوتی ہے. بچوں یاد رکھنی ہے آپ نے, 5730 years. Age of the dead tree can be calculated by comparing the activity of C14 in the live and dead plants. اب لائیو اور ڈیڈ میں جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا ایکٹیویٹی ہے کاربن 14 کی. میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا آخر اس میں ہو کیا رہا ہوتا ساری ڈیٹیل کو. ابھی جسٹ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. The activity of live tree is almost constant as C14 being replenished, while C14 in the dead tree is no more replenished. بچوں اب کاربن جو ہے اس کے دو آ رہے ہیں ایٹم, ایک ریڈیو ایکٹیو کاربن ہے, دوسرا جو ہے وہ نان ریڈیو ایکٹیو یعنی C12 کہہ لیں, دوسرا C14 کہہ لیں. اب C12 جو ہے وہ بھی باڈی پلانٹ کی باڈی انہیل کر کے لائی ہے یا انوائرمنٹ سے لے آئی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ پودے استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے وہ جو C14 ہے وہ بھی باڈی میں لے کر آ گئی ہے. اب جب پلانٹ زندہ ہے تب تک کیا ہوتا ہے, وہ جو ریڈیو ایکٹیو مٹیریل باڈی میں آیا ہے وہ ساتھ ساتھ ڈکے ہوتا بھی جائے, تو کیونکہ اس کی اور مقدار آتی جا رہی ہے, وہ ساتھ ساتھ ریفل ہوتا جا رہا ہے, تو اس کی جب تک پلانٹ الائیو ہے اس کی کنسنٹریشن اپروکسیمیٹلی سیم رہتی ہے. اوکے, لیکن جب وہ مر جاتا ہے, پلانٹ ڈیڈ ہو جاتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, اب وہ انوائرمنٹ سے کاربن ڈائی آکسائڈ لے نہیں رہا. تو اب کیا ہوتا ہے, اب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر موجود جو کاربن ڈائی آکسائڈ C14 تھی, اس میں موجود کاربن جو ہے C14 وہ ڈیکے ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ گریجولی ڈیکریز ہوتی جاتی ہے. ہم کمپیریزن کر لیتے ہیں اس کا دونوں کاربن 14 کا کاربن 12 کا, تو اس سے ہم بتا سکتے ہیں کہ ان کی ریشیو سے کہ اس وقت جو ہے وہ پلانٹ کتنی اس کو ایج ہو چکی ہے, یہ کب سے یہ ڈیڈ ہوا پڑا ہے, کتنا عرصہ پہلے یہ پلانٹ موجود تھا, اس طرح سے ہم پتہ چلاتے ہیں. اوکے بچوں, اب وہ کیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا. دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک گراف ہے, اس میں یہ جو C12 آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک عام جو کاربن ہے وہ ہے C12, لیکن C14 کیا ہے, اس کا ریڈیو ایکٹیو ایسوٹوپ. اب اس کے اندر ایک خاص ریشو پائی جاتی ہے. لیٹ سپوز ہمارے پاس کاربن 12 کی اور کاربن 14 کی ریشو X ریشو Y ہے. یہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس وقت ایک لائیو پلانٹ کے اندر کتنی ریشو ہوتی ہے, ڈیڈ پلانٹ کے اندر کتنی ریشو ہوتی ہے, دونوں کا کمپیریزن ہم نے کیا ہوتا ہے. تو بچوں ہم یہ سپوز کر لیتے ہیں کہ کاربن جو 14 ہے اس کی ریشو ہے اس میں Y, اور ایک لائیو پلانٹ کے اندر, اور جو کاربن اس کی ہوتی ہے کاربن 6 کی یعنی سوری کاربن 12 کی وہ ہوتی ہے X. اب یہ ریشو ہے X ریشو Y. ہمیں ایک پلانٹ کا ڈیڈ پیس ملا کافی عرصہ پرانا, ہم یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی کتنی ایج ہو چکی ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا ابھی جو ریشو ہے وہ کیا ہے. اب لیٹ سپوز اب جو اس کے اندر ریشو آئی ہے وہ Y/2 اور ادھر ہمیں ملے X. اب بچوں یاد رکھو یہ کاربن 12 جو ہے نا یہ ڈکے نہیں ہوتا, یہ ریڈیو ایکٹیو نہیں ہے,
ये नहीं डिके होगा, ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर ही रहेगा ऐसे, इसकी रेशियो चेंज नहीं होगी, एक्स ही रहेगी। लेकिन जो C14 है ये डिके हो जाता है, तो डिके होके क्या होगा बच्चों, डिके होने वाला जो है वो इस तरह से होगा कि हमारे पास C614 है, यहां से आहिस्ता आहिस्ता इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। अब कुछ ऐसा गुजरा जब आपने इसको टेस्ट किया तो उसकी कंसंट्रेशन जो थी Y/2 थी और कार्बन 12 की कंसंट्रेशन X ही थी। अब हमें पता है कि इसकी ओरिजिनली कितनी होनी चाहिए, Y होनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त कंसंट्रेशन कितनी है Y/2, यानी यूं समझ लें कि अब वो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल पड़ा है वो अपनी ओरिजिनल मिकदार का आधा बाकी पड़ा हुआ है। तो इसकी हाफ लाइफ तो हमें पता है 5730 ईयर्स होती है, तो ये अब अपनी जो एक्चुअल कंसंट्रेशन का हाफ इसके अंदर मौजूद है। तो पता चला कि इसको फिर कितना एक हाफ लाइफ गुजर चुकी है, तो फौरन से गैस कर लेंगे कि ये जो प्लांट है ये तकरीबन 5730 ईयर्स ओल्ड है। इसी तरह अगर हम और जाते जाते नीचे Y/4 यानी कि जो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 1/4 रह गई है, तो उससे हम ये बता सकते हैं कि इस वक्त इसको कितना अरसा गुजर चुका है डेड हुए हुए। इस तरह बच्चों हम बता सकते हैं कि कार्बन कोई भी एलिमेंट, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, उसके अंदर जो है उसकी कितना साल पुराना है, उसकी एज कितनी है, उसकी डेट मालूम कर सकते हैं कि कब से ये दुनिया में पाया जाता था और कब ये डेड हुआ। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं इसकी यूजेस की एज अ ट्रेसर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव ट्रेसर होता क्या है। बच्चों इसमें आपने बताना है कि केमिकली कंपाउंड कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ रेडियो आइसोटोप इसका रेडियो ट्रेसर। रेडियो ट्रेसर क्या होता है, बेसिकली कोई भी केमिकल कंपाउंड जिसके अंदर कुछ मिकदार के अंदर आप रेडियो आइसोटोप को ऐड कर देते हो तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, रेडियो एक्टिव ट्रेसर बन जाता है। इसको हमने 3 डिफरेंट फील्ड्स के अंदर डिस्कस करना बच्चों, मैंने अलग अलग पॉइंट्स पे बना दिया और 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड भी कर दिया। सबसे पहला पार्ट मेडिकल फील्ड, दूसरा पार्ट इंडस्ट्रियल के अंदर यूज है, तीसरा एग्रीकल्चर में इसका यूज है। बच्चों मेडिकल फील्ड के अंदर आपने पॉइंट्स याद रखने हैं, कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट किस पर्पस के लिए यूज होता है। सबसे पहले आयोडीन 131 की, ये जी हम इस्तेमाल करते हैं डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स का कोई प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है, उसके कैंसर के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 पे फास्फोरस 32 आ जाता है। फास्फोरस 32 बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द ब्रेन ट्यूमर्स, ये पता लगाने के लिए कि ब्रेन के अंदर कहीं पे ट्यूमर्स तो नहीं है, उसको हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं फास्फोरस 32। नेक्स्ट में कोबाल्ट 60, ये हम यूज करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। बच्चों कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से ये हम इसको गेस करते हैं कि कौन सा बॉडी के किस हिस्से के अंदर जो है वो कैंसरस सेल्स पड़े हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, रेडिएशंस को सेंड करते हैं। मैलिग्नेंट पार्ट ऑफ द बॉडी अब्सॉर्ब मोर क्वांटिटी ऑफ आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की ज्यादा क्वांटिटी को वो अब्सॉर्ब करता है, जिसकी हेल्प से हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। जहां पे ज्यादा अब्सॉर्ब हो रहा है वहां कुछ ना कुछ जो है ना वो प्रॉब्लम है, उस एरिया को फिर टारगेट किया जाता है, उसको एग्जामिन किया जाता है कि यहाँ पर क्या इशू है। ओके बच्चों, फिर हम इंडस्ट्रियल यूज की बात करेंगे तो इंडस्ट्री में इसके 2 यूज होते हैं। कोबाल्ट 60 की हेल्प करते हुए हम क्या करते हैं, हेल्प लेते हुए हम ये चेक कर सकते हैं कि हैवी मशीनरी के अंदर कहीं पे कोई वेयर एंड टियर यानी तोड़ फोड़ का कोई प्रोसेस तो नहीं हुआ, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, तो इन रेडिएशंस के थ्रू हम इसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि मशीन के किस पार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है। लास्ट में यूज टू लोकेट द लीकेज। अब अंडरग्राउंड पाइप जा रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता कहीं पे कोई लीकेज तो नहीं हो रही, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम रेडियो आइसोटोप्स को इस्तेमाल करते हैं। ये 2 इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल थे। अब हम एग्रीकल्चर की बात करें तो बच्चों एग्रीकल्चर में आपने क्या लिखना है कि फास्फोरस 32 इज यूज्ड एज अ ट्रेसर टू फाइंड हाउ वेल द प्लांट्स आर अब्सॉर्बिंग द फर्टिलाइजर। अब ये जो हमारे पास फास्फेट फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये कितनी मिकदार के अंदर पौधे इसको अब्सॉर्ब कर रहे हैं अर्थ से या लैंड से, उसको चेक करने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, इसके अंदर कुछ मिकदार के अंदर फास्फोरस 32 जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उसको मिला दिया जाता है। प्लांट्स उसको अब्सॉर्ब करते हैं, अब्सॉर्ब करने के बाद फिर रेडिएशन डिटेक्टर उन प्लांट्स के पास लाया जाता है, क्योंकि उनके अंदर अब रेडिएशन वाले एलिमेंट जो है वो आ चुके हैं, रेडियो आइसोटोप आ चुके हैं जो कि रेडिएशन को कंटिन्यूसली इमिट करेंगे। तो हम रेडिएशन डिटेक्टर की हेल्प से ये गैस कर लेंगे कि कितनी क्वांटिटी के अंदर इसने अब्सॉर्ब किया फर्टिलाइजर्स को। ओके बच्चों, ट्रीटमेंट की बात करें अगर हम तो ये छोटा सा यूज है इसका, हमने पढ़ेंगे इसके अंदर आपके, इसको हम बेसिकली यूज करते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी। जो सेल्स होते हैं जो कि कैंसर वाले सेल्स होते हैं उनको इसकी हेल्प से डिस्ट्रॉय किया जाता है। यहाँ पर जो हम यूज करते हैं बेसिकली कोबाल्ट 60 यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।